Hello everyone. So in this video we are going to discuss about active process in epithelial transport. So transepithelial transport is a process by which substances move across an epithelial cell layer. हम सभी जानते हैं कि ट्रांस एपिथेलियल ट्रांसपोर्ट के अंदर ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें सब्सटेंसेस जो हैं आपके क्रॉस कर रहे होते हैं एपिथेलियल सेल लेयर में को। जो एपिथेलियल सेल लेयर है, एक आपकी लेयर प्रेजेंट होती है एपिथेलिया, उसको जो है ये क्रॉस कर रहे होते हैं, जो सब्सटेंसेस हैं उनको क्रॉस कराया जा रहा होता है इस ट्रांसपोर्ट के अंदर, टिपिकली बिटवीन टू एनवायरमेंट्स। और ये इसका मतलब ये कि इसके अंदर दो एनवायरमेंट के बीच में ये ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है। लाइक फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू द ब्लड, जैसे हमारे इंटेस्टाइन से ब्लड के अंदर सब्सटेंसेस का मूवमेंट जो है आपके एक्टिव प्रोसेस में आता है ट्रांस एपिथेलियल ट्रांसपोर्ट के। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स टू मेन रूट्स, और इस प्रोसेस में दो मेन रूट फॉलो किए जाते हैं इस ट्रांसपोर्ट को कंप्लीट कराने के लिए, जिनमें आपका फर्स्ट है ट्रांससेल्यूलर थ्रू द सेल, जो सेल्स के थ्रू होता है एज अ ट्रांसपोर्ट, एंड द पैरासेल्यूलर में जिसमें बिटवीन द सेल्स, दो सेल्स के बीच में जो ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है उसको बोलते हैं पैरासेल्यूलर। और जब हमारे थ्रू द सेल्स होते हैं, सेल्स के थ्रू जो है आपका इंटेस्टाइन से ब्लड स्ट्रीम में, जैसे आपके किसी सब्सटेंस को आप ट्रांसपोर्ट करा रहे हो, तो उस टाइम पर जो आपका ट्रांसपोर्ट होगा वो आपका ट्रांससेल्यूलर होगा, ठीक है। और पैरासेल्यूलर सेल्स के बीच में होगा। हियर आर द की एक्टिव प्रोसेसेस। तो यहाँ पे कुछ आपको एक्टिव प्रोसेसेस दी गई हैं, चलिए जानते हैं उनके बारे में, कौन कौन सी आपकी एक्टिव प्रोसेसेस होती हैं एक्टिव प्रोसेस में ट्रांस एपिथेलियल ट्रांसपोर्ट के अंदर। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है जो ट्रांस एपिथेलियल ट्रांसपोर्ट होता है, ये एक तरह से समराइज वे में आपको एक पिक्चर दी गई है। कैन यू आइडेंटिफाई ऑल द ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस इन दिस फिगर? तो क्या आप जान सकते हैं कि कौन कौन से आपके ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस इसमें हो रहे हैं ट्रांस एपिथेलियल ट्रांसपोर्ट के अंदर? तो आप देखोगे सोडियम जो है इनटेक कर रहा है, ये आपकी विलाई प्रेजेंट होती है, यहाँ पे आपके इंटेस्टाइन का ये आपको दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पे ल्यूमेन प्रेजेंट है। सो देखिए इस फिगर में जो है ना सोडियम जो है यहाँ पे एंटर हो रहा है, और सोडियम जो है आपका फिर ये ट्रांस एपिथेलियल सेल है, जो ट्रांस एपिथेलिया है जो आपकी, ये आपको दिखाई गई है। यहाँ पे सोडियम जो है एपिथेलिया से एंटर करता है यहाँ पे, ठीक है। और फिर सोडियम ये जो है आपका, ये आपकी ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचता है, ठीक है। ये बताया गया है यहाँ पे, आपको ट्रांसपोर्ट दिखाया गया है कंप्लीट। और पोटेशियम के आयन जो है ये आपके निकल रहे होंगे, और यहाँ पे जो प्रोटीन आपका प्रेजेंट होता है जिससे बाउंड करता है, जाके बाइंड करता है, ये आपके एटीपी को चेंज करता है एडीपी में, और यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को इस ट्रांसपोर्टेशन में यूज किया जाता है। पोटेशियम के आयन जो है रिलीज होंगे बाहर की तरफ और सेल से बाहर, और सोडियम जो है एंट्री करेगा। तो ये आपके जो है ना ट्रांस एपिथेलियल ट्रांसपोर्ट में दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ से समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये आपका प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, जिसमें आपका इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जनरेट होता है जब आपका एटीपी एडीपी में चेंज हो रहा होता है और एनर्जी यहाँ से रिलीज हो रही होती है। और ये आपका सेकेंडरी आपको दिखाया गया है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, एपिथेलियल ट्रांसपोर्ट में। और सेकेंडरी में क्या होता है, देखो यहाँ पे पोटेशियम तो बाहर निकल रहा है, ये आपका दो तरह से होता है। अब यहाँ पे ग्लूकोज का इंटेक हो रहा होगा और आपके साथ साथ सोडियम का भी इंटेक हो रहा होगा। जबकि आपका प्राइमरी में क्या होता है कि पोटेशियम जो रिलीज होता है और सोडियम का इंटेक होता है सेल्स के अंदर, राइट, वो ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचते हैं। जबकि दूसरे केस में जो आपका सेकेंडरी जो आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, इसके अंदर क्या होता है कि आपका ग्लूकोज का भी इंटेक होगा और साथ साथ आपका सोडियम का भी इंटेक होगा। तो आप समझ सकते हो कि ये सिम्पोर्टर यहाँ पर प्रोटीन प्रेजेंट है, जो यहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट है या जो यहाँ पे पंप प्रेजेंट है, वो आपके सिम्पोर्टर प्रोटीन प्रेजेंट है, सिम्पोर्टर आपके पंप प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। ट्रांसपोर्टर जो यहाँ पे सिम्पोर्टर है, और यहाँ पर जो ये आपका ट्रांसपोर्टर है ये आपका एंटीपोर्ट है, ठीक है। इसको हम एंटीपोर्ट बोलेंगे, क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में जो मूवमेंट हो रही है, पोटेशियम जो है बाहर निकल रहा है और सोडियम जो अंदर की तरफ मूवमेंट कर रहा है, जबकि यहाँ पर ग्लूकोज भी एंट्री कर रहा है और सोडियम भी एंट्री कर रहा है, तो इन दोनों के डायरेक्शन सेम है। इसी वजह से ये जो यहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट है या यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट है, ये आपका सिम्पोर्टर होगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो सोडियम भी जो है ब्लड स्ट्रीम में एंटर करेगा यहाँ से, और जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो भी यहाँ से एंटर करेंगे। इसके अलावा आपको देखिए यहाँ पे बताया गया ग्लूकोज के ये दिखा दिए गए हैं, ठीक है। और जहाँ पे ल्यूमेन आपको दिखाया गया सेम रहेगा। सोडियम एंटर कर रहा है इसमें, इस केस में भी सोडियम आपका एंटर कर रहा होगा। इसमें जो एक्स्ट्रा है ये है कि इनमें जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि इसमें ग्लूकोज एंट्री कर रहा होगा और इसमें पोटेशियम जो रिलीज हो रहा होगा। तो ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है या सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है? प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो आपका एक तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जो जनरेट होगा ना, उसी को यूज किया जाता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर। आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा। सो नेक्स्ट हमें दिया गया है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में जान लेते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में क्या बताया गया है, दीज यूज एनर्जी टिपिकली इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होते हैं वो आपके एटीपी को यूज करते हैं टू मूव सब्सटेंसेस अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो उनके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट लेके जाते हैं, यानी कि यहाँ पे जो मूवमेंट होती है ऑफ आयन ऑफ और सब्सटेंसेस वो लो टू हाई होती है, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन होती है, ठीक है।
तो इसीलिए इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है, वरना अगर हाई टू लो होती है तो उसको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कह देते हैं, क्योंकि वहां पे आपका डायरेक्ट जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो लिपिड बाइलेयर है उसके थ्रू आपका ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट हो जाता है। बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ऐसा नहीं होता है, इसमें आपके प्रोटीन जो होते हैं, कैरियर जो प्रोटीन होते हैं वो एक्ट करते हैं और वही ट्रांसपोर्ट को कंप्लीट कराते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया कॉमन एक्टिव ट्रांसपोर्टर इन्वॉल्व इन ट्रांस एपिथेलियल ट्रांसपोर्टर आर। जो कॉमन आपके एक्टिव ट्रांसपोर्टर हैं जो ट्रांस एपिथेलियल ट्रांसपोर्टर ट्रांसपोर्ट में यूज होते हैं वो आपको आगे दिए गए हैं, देख लेते हैं कौन से दिए हैं आपको। फर्स्ट आपको दिया गया है सोडियम पोटेशियम पंप। तो सोडियम पोटेशियम पंप को आप सोडियम पोटेशियम एटीपेज भी बोलते हैं। तो देखिए फर्स्ट जो हमें बताया गया है सोडियम पोटेशियम पंप, इसको हम सोडियम पोटेशियम एटीपेज भी बोलते हैं। ये पंप जो है हमारे एटीपी को यूज करते हैं यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सोडियम पोटेशियम एटीपेज। फाउंड ऑन द बेसोलेटरल मेम्ब्रेन, या बेसोलेटरल मेम्ब्रेन पर आपको देखने को मिलेगा दीज पंप्स क्रिएट एन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। ये हम जान चुके हैं कि ये आपके इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट को क्रिएट करते हैं जब आपके पासेज होती है या जब आपके सोडियम एंड पोटेशियम जो है क्रॉस करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। देखो यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम जो है ना आपके रिलीज हो रहे हैं एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड में इस मेम्ब्रेन के थ्रू, और जो मेम्ब्रेन में भी जो आपका प्रोटीन प्रेजेंट है, ट्रांसपोर्टर जो प्रेजेंट है, उसकी वजह से जो है उसी के थ्रू जो है आपके सोडियम के मॉलिक्यूल्स 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम या 3 आयंस हम कहेंगे, तो वो आपके पास होते हैं अक्रॉस दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये आपके साइटोप्लाज्म से एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड की तरफ मूवमेंट करते हैं। जबकि इसके अपोजिट सेम टाइम पर ही जो आपका दूसरा ट्रांसपोर्ट होगा वो होगा आपका पोटेशियम के आयंस का। पोटेशियम के 2 मॉलिक्यूल जो है आपको यहाँ पे देखने को भी मिल रहा होगा, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 3 है, तो 3 निकलेंगे और 2 जो है एंट्री करेंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जब सोडियम पोटेशियम पंप की बात की जाती है या सोडियम पोटेशियम एटीपेज की बात की जाती है, तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम जो है आपके एक तरह से एक्सपेल आउट कर दिए जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और जबकि इनटेक किया जाता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ पोटेशियम का। ठीक है, तो यही था हमारे इसमें, और इसी को जो है ना यहाँ पर जो ये आपका ट्रांसपोर्टर यूज हो रहा है ये एक पंप की तरह वर्क कर रहा होगा। यहाँ पे जो ये प्रोटीन हम कहें अगर सिंपल लैंग्वेज में, तो ये प्रोटीन जो यहाँ पर ट्रांसपोर्टर जो वर्क कर रहा है इसी को हम पंप बोलेंगे। और जब ये ट्रांसपोर्ट करा रहा होगा सोडियम और पोटेशियम को, तो उस टाइम हम इसको सोडियम पोटेशियम एटीपेज कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे एटीपी जो है एटीपी में कन्वर्ट हो रहा है और यहाँ से जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसी वजह से एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट यहाँ पे क्रिएट होगा, जिसकी वजह से जो है ये ट्रांसपोर्ट कंप्लीट हो पाएगा अपोजिट डायरेक्शन में सोडियम एंड पोटेशियम का। एसेंशियल फॉर अदर आयन ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस, और जो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट है ये हमें नेक्स्ट जो है यूज होता है, कहां पर यूज होता है, जो अदर आयन है, जैसे हमारे ग्लूकोज है, ग्लूकोज को सोडियम के साथ हमारी ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचना होता है, ठीक है, थ्रू द एपिथेलियल ट्रांसपोर्ट। ठीक है, हमारी जैसे इंटेस्टाइन के अंदर जो है हम ग्लूकोज को ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचाते हैं हमारी बॉडी में, तो ये जो और सोडियम को भी पहुंचाया जाता है, तो ये जो प्रोसेस होंगी आगे उनमें जो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट होता है उसको यूज किया जाता है। तो ये बताया गया कि अदर आयन ट्रांसपोर्ट में ये इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जो है यूजफुल रहता है, इंपॉर्टेंट होता है, एसेंशियल रहता है। तो किसमें रहेगा, तो याद रखिएगा ग्लूकोज और सोडियम का जब आप ट्रांसपोर्ट कराएंगे थ्रू द एपिथेलियल मेम्ब्रेन इन आवर इंटेस्टाइन, उस टाइम पर ये वर्क करेगा और ब्लड स्ट्रीम तक जो है सोडियम और ग्लूकोज को इन्हीं इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट की वजह से ही पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट आपको दिया गया है सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, तो वही बता दिया गया सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट में इन द इंटेस्टाइन के अंदर दे एक्टिवली ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज एंड सोडियम आयन फ्रॉम द ल्यूमेन इनटू एपिथेलियल सेल्स। तो ल्यूमेन से एपिथेलियल सेल्स के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होता है आपका ग्लूकोज का और सोडियम आयंस का, तो उनका ट्रांसपोर्ट कराया जाता है। ठीक है, इन ट्रांस एपिथेलियल ट्रांसपोर्ट की वजह से, और इसमें जो है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट का यूज किया जाता है। देखो यहाँ पर आपको दिखाया गया है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर एज सोडियम डिफ्यूजेस बैक अक्रॉस द मेम्ब्रेन, जैसे सोडियम जो डिफ्यूज कर जाता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है, थ्रू ए मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन it drives glucose against its concentration gradient into the cell। तो यहाँ पर जो है ग्लूकोज को सेल के अंदर उसके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट लेकर आया जाता है। देखिए फिगर में देखिए सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्ट यहाँ पर आपका यूज हो रहा है। सिम्पोर्ट क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेम ही डायरेक्शन आपको दिखाई गई है, लोड्स ग्लूकोज फ्रॉम एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड, तो एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड से अंदर की तरफ ग्लूकोज और सोडियम को ले जाया जाता है। ठीक है, सेकंड देखो यहाँ पे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपको दिखा दिए गए हैं, सोडियम दिखा दिया गया है, तो यहाँ पे इनटेक किया जा रहा है, साइटोप्लाज्म के अंदर एंट्री कर दी जा रही है। यहाँ पर दिया गया है सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्ट ट्रांसपोर्टर्स रिलीज ग्लूकोज इनटू द साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पर जो है आपके
सोडियम और ग्लूकोज के सिम्पोर्ट जो होंगे वो आपके रिलीज कर देते हैं सोडियम को और ग्लूकोज को। देखो ये जो प्रोटीन आपको देखने को मिल रहा है ना, यहाँ पर ये एंट्रेंस दिखाई गई है, तो एंट्रेंस के यहाँ पे ट्रांसपोर्टर जो यहाँ पे है ये सिम्पोर्टर ही है, तो सेम डायरेक्शन में मूवमेंट करा रहा है। और ये भी यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रहा है ये भी आपका सेम डायरेक्शन में देखने को मिल रहा है। तो वही बताया गया है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यही होता है कि अगेंस्ट द आपका इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट ये मूवमेंट कर पाते हैं, और सिम्पोर्टर यहाँ पर वर्क करता है जब आपका सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात की जाए। तो ये आपको जो फिगर दिखाया गया है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का केस है, याद रखिएगा, ये आपको दिया भी गया नीचे, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट जो हमें दिया गया है वो है प्रोटोन पंप H प्लस एटीपी जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पर भी एटीपी को यूज किया जाएगा इन द स्टमक लाइनिंग। स्टमक लाइनिंग में दीज पंप्स एक्टिवली मूव H प्लस आयन इनटू द ल्यूमेन। तो ये जो पंप यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो यहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, वो H प्लस आयन को यानी हाइड्रोजन आयन को ल्यूमेन में मूव कराते हैं, कंट्रीब्यूटिंग टू एसिड सिक्रेशन, जिसकी वजह से एसिड का सिक्रेशन होता है। अब जैसे हमारे स्टमक में स्टमक की बात की जाए तो वहां पे एसिड आपका एक कंसेप्ट भी आता है, एसिडिक मैकेनिज्म जो होता है आपका एसिडिफिकेशन जिसको हम कहते हैं, एसिडिफिकेशन ऑफ स्टमक। तो उसमें भी इसका काफी ज्यादा रोल होता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटोन पंप जो है H प्लस एटीपेज जो है वर्क कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टर होंगे वो आपके H प्लस एटीपेज होंगे, जिसकी वजह से एसिडिफिकेशन होता है स्टमक का। और ये यहाँ पे जिसके बारे में बता दिया गया है इन द स्टमक लाइनिंग, स्टमक की लाइनिंग में इंटरनल जो लेयर होती है स्टमक की, दीज पंप्स एक्टिवली मूव H प्लस आयन इनटू द ल्यूमेन। तो ये पंप ही होते हैं जो H प्लस आयन को मूव कराते हैं ल्यूमेन की तरफ, कंट्रीब्यूटिंग टू द एसिड सिक्रेशन, जिसकी वजह से एसिड का सिक्रेशन होता है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आपको दिया गया है, देखो यहाँ पर आपको दिखा दिया गया है H प्लस आयन का सिक्रेशन। अब देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो आपके प्रोटोन पंप प्रेजेंट होते हैं ये पास कराते हैं H प्लस आयन को साइटोप्लाज्म से एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड में, जो है आपके H प्लस आयन से हाइड्रोजन आयन जो है मूव करते हैं। यहाँ पे एटीपी को यूज किया जाता है, ठीक है, इस ट्रांसपोर्ट को कंप्लीट कराने के लिए। तो ये जो है एसिडिफिकेशन ऑफ स्टमक में भी काफी ज्यादा यूजफुल होता है, एसेंशियल होता है। अब देखिए यहाँ पे बताया गया सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में, दिस प्रोसेस डज नॉट डायरेक्टली यूज एटीपी। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा था कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी को यूज किया जा रहा था, लेकिन सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी को यूज नहीं किया जाएगा, बल्कि बट रिलाइज ऑन द ग्रेडियंट एस्टेब्लिश्ड बाय प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बट जो ग्रेडियंट बनाया गया था आपके प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में या प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के दौरान जो आपका ग्रेडियंट क्रिएट हुआ था, जनरेट हुआ था, जो कि था आपका इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, तो उसको यहाँ पर यूज किया जाता है, जैसे लाइक द सोडियम ग्रेडियंट, जैसे सोडियम ग्रेडियंट को यहाँ पे यूज किया जाता है। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि आपके एटीपी को यूज नहीं किया जाता है एनर्जी क्रिएट करने के लिए, बल्कि इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट को यूज किया जाता है ट्रांसपोर्ट को कंप्लीट कराने के। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा कि आपको कहीं पे पूछा जा सकता है प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बीच में डिफरेंसेस बताइए। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये टॉपिक। तो ये जो डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस है, ये आप याद रखिएगा कि एटीपी का यूज होता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए आपको इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट का यूज होता है, जो कि आपकी प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के दौरान क्रिएट की गई होती है, जनरेट किया गया होता है। नेक्स्ट आपको दिया गया है आप एक्टिव प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बता दिया गया कि सोडियम और पोटेशियम का जब आपका अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होता है तो एटीपी से जो एनर्जी रिलीज होती है, तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी को यूज किया जाता है फॉर गेनिंग द एनर्जी टू कंप्लीट द ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। जबकि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कोई भी एटीपी यहाँ पर यूज नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ पर जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के दौरान जो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट क्रिएट किया गया था, जनरेट किया गया था, उसी को यूज किया जाता है आपकी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को कंप्लीट कराने के लिए। इसमें जो ट्रांसपोर्टर यहाँ पे प्रेजेंट होता है ये सेम पोर्टर होता है, क्योंकि ये दोनों ही मॉलिक्यूल को, दोनों ही सब्सटेंसेस को, जैसे सोडियम और ग्लूकोज, दोनों ही सब्सटेंसेस को एक ही डायरेक्शन में मूव कराता है, और ये आपके एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड से आपके साइटोप्लाज्म की तरफ मूव करते हैं। जबकि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा था कि पोटेशियम के 2 मॉलिक्यूल जो है, 2 आयन जो है एंट्री कर रहे थे साइटोप्लाज्म में, और जबकि सोडियम जो के 3 मॉलिक्यूल जो है आपके निकल रहे थे यहाँ से, जो है बाहर की तरफ एक्सपेल हो रहे थे आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए सिम्पोर्टर्स के बारे में आपको बता दिया गया। अब जो यहाँ पे हमने कंसेप्ट देखे थे ना, आपके एंटीपोर्ट और सिम्पोर्ट क्या है, तो ये आपके ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। अब जो ये ट्रांसपोर्टर यहाँ पे प्रेजेंट है ना, ये प्रोटीन जो ट्रांसपोर्टर यहाँ पे प्रेजेंट है, ये एंटीपोर्ट है, क्योंकि 2 डिफरेंट डायरेक्शन में ये मूवमेंट करा रहा है। जबकि ये जो आपका प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट है, ये जो ट्रांसपोर्टर यहाँ पे प्रेजेंट है, ये सेम ही डायरेक्शन में जो मूवमेंट करा रहा होता है सब्सटेंसेस की, इसलिए इनको सिम्पोर्टर कहा गया। आगे इन्हीं के बारे में बताया गया। जो सिम्पोर्टर्स होते हैं उनको आप को ट्रांसपोर्टर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो सिम्पोर्टर को आप को ट्रांसपोर्टर के नाम से भी जानते हैं। अब इसके एग्जाम्पल दिए गए, फॉर एग्जाम्पल द सोडियम एंड ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर मूव्स ग्लूकोज अलोंग विद सोडियम आयंस इनटू द सेल। जो आपके सोडियम और आपके ग्लूकोज होते हैं वो आपके को ट्रांसपोर्टर होते हैं,
ठीक है। जब सोडियम और ग्लूकोज को एक ही टाइम पर जो प्रोटीन जो है सेल के अंदर लेकर आने दें, इनटू द सेल मूव कराए उनको, तो उस टाइम पर जो ट्रांसपोर्टर यूज किए जाते हैं, जो वो प्रोटीन कैरियर प्रोटीन जो वहां पर यूज किए जाते हैं, वो आपके सिम्पोर्टर्स होते हैं। या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आप कह सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जब आपके ऐसे प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, जो एक ही टाइम पर सोडियम और ग्लूकोज को एंट्री कराते हैं साइटोप्लाज्म में, सेल की साइटोप्लाज्म में, उस टाइम पर जो आपके ट्रांसपोर्टर यूज किए जाते हैं उनको सिम्पोर्टर्स कहते हैं। आई होप क्लियर हो गया। नेक्स्ट है एंटीपोर्टर। एंटीपोर्टर जो है एक्सचेंजर्स होते हैं, यानी कि एक्सचेंज करा रहे होते हैं, एक ही टाइम पर दो डिफरेंट डायरेक्शन में जो है मूवमेंट करा रहे होंगे। जैसे यहाँ पे सोडियम एंड हाइड्रोजन एक्सचेंजर मूव्स सोडियम इन वाइल सोडियम जो है इनसाइड जाएगा, मान लो यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, यहाँ पे तो सोडियम जो है इनसाइड आएगा और H प्लस आयन जो है आपके आउटसाइड जाएगा, आउटसाइड ऑफ द सेल, आउट। क्रिटिकल इन रेगुलेशन पीएच, और ये काफी ज्यादा क्रिटिकल होता है रेगुलेशन पीएच में। पीएच को मेंटेन करने के लिए H आयन जो है सेल से बाहर की तरफ रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट आप और पढ़ेंगे, पीएच से रिलेटेड आपको इसी यूनिट में जो है एक टॉपिक दिया गया है जिसमें मेंटेनेंस ऑफ सेल्यूलर पीएच के बारे में जिक्र किया गया है। तो हम वहां पर पीएच के बारे में देख लेंगे कि किस तरह से मेंटेन होता है। तो यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर निकल के आता है कि सोडियम और H आयन जो है एक्सचेंज होते हैं जिस ट्रांसपोर्टर की वजह से, उनको हम एंटीपोर्टर्स कहते हैं या इनको हम एक्सचेंजर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल दिया गया है सोडियम के साथ हाइड्रोजन का। नेक्स्ट आपको दिया गया एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। अब एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस क्या कंसेप्ट है, तो देखिए लार्ज मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय वेसिकुलर मैकेनिज्म। यहाँ पर बताया गया है कि जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो अगर लार्ज मॉलिक्यूल्स की होती है। देखो आयंस के बारे में तो हम स्टडी कर चुके हैं कि सोडियम के आयंस या ग्लूकोज को लेकर हम स्टडी कर चुके हैं। पोटेशियम आयंस की जो एक्सचेंज है वो हम जान चुके हैं कि एक्टिव और पैसिव जो है आपके दो तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं जिनके थ्रू ये हो जाता है। लेकिन जो अगर आपके लार्ज मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट कराना हो तो उस टाइम पर आपको कौन से ट्रांसपोर्टर चाहिए होंगे, तो वहां पर ट्रांसपोर्टर नहीं बल्कि वहां पर प्रोसेस होंगी आपकी एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। अब एंडो से मतलब समझ आ रहा है कि अंदर की तरफ, साइटोसिस यानी कि सेल से जो है उसकी एक तरह से ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा, ठीक है, सेल्स के थ्रू। और यहाँ पर जो है एक्सो मतलब बाहर की तरफ जा रहा होगा मूवमेंट, साइटोसिस, ठीक है, सेल से बाहर की तरफ मूवमेंट कर रहा होगा। तो लार्ज मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट अगर अंदर की तरफ हो रहा है तो एंडोसाइटोसिस, और बाहर की तरफ हो रहा है तो एक्सोसाइटोसिस। तो बताया गया लाइक प्रोटीन, जैसे कि लार्ज मॉलिक्यूल जैसे कि हमारे प्रोटीन्स हो गए। अब प्रोटीन के थ्रू तो हमने आयंस का ट्रांसपोर्टेशन दिखा दिया कि वो आपके ट्रांसपोर्ट की तरह वर्क कर रहे होंगे प्रोटीन्स वहां पे। लेकिन अगर प्रोटीन को ही हमने इनटेक और आउट करना हो सेल से तो हम कैसे करेंगे, तो उसमें हमारे दो कॉन्सेप्ट आते हैं देखने को, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। तो प्रोटीन जो लार्ज मॉलिक्यूल है एंड मैक्रोमोलिक्यूल, प्रोटीन्स भी हो सकते हैं और कोई मैक्रोमोलिक्यूल भी हो सकते हैं, आर ट्रांसपोर्टेड वाया वेसिकुलर मैकेनिज्म। तो उनको वेसिकुलर मैकेनिज्म के थ्रू जो है हम करते हैं, यानी कि एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस में जो आपको मैकेनिज्म यूज करना होगा वो वेसिकुलर मैकेनिज्म होगा, वेसिकल्स का यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। तो जान लेते हैं एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस क्या है। एंडोसाइटोसिस के बारे में बताया गया, सेल्स एनगल्फ मॉलिक्यूल्स लाइक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एक्स्ट्रासेल्युलर स्पेस इनटू वेसिकल। जो आपकी सेल्स होती हैं वो मॉलिक्यूल्स को इनसाइड बॉडी के अंदर लेती हैं, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स को ले सकती हैं वो एक्स्ट्रासेल्युलर स्पेस से, यानी कि सेल के बाहर जो एक्स्ट्रासेल्युलर स्पेस पड़ा है या सेल के बाहर वाला जो स्पेस है एक तरह से, उससे अंदर की तरफ जो लेता है सामान को, मॉलिक्यूल्स को, सब्सटेंसेस को, जिसमें हम न्यूट्रिएंट्स भी बोल सकते हैं। यानी कि सेल को अगर न्यूट्रिएंट को बॉडी के अंदर इनटेक करना है तो उस प्रोसेस को हम एंडोसाइटोसिस कहेंगे, और ये वेसिकल्स के थ्रू होगा। अगर ये वेसिकल्स के थ्रू हो रहा है तो हम उसको एंडोसाइटोसिस कह देंगे। अब देखिए एक्सोसाइटोसिस के बारे में बताया गया, सेल्स एक्सपेल वेस्ट और रिलीज सब्सटेंसेस लाइक हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। जब आपकी सेल्स हार्मोन्स और एंजाइम्स को बॉडी से बाहर निकालती है, सेल से बाहर निकलते हैं ना हमारे हार्मोन्स एंड एंजाइम्स, तो वो जो जिस प्रोसेस से होते हैं वो होती है एक्सोसाइटोसिस। और इसमें भी आपके जो है एक तरह से वेसिकल्स यूज होते हैं, वेसिकल्स के थ्रू ही आप हार्मोन को और एंजाइम्स को जो है बॉडी से बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे पूछा जा सकता है डिफरेंसेस बताइए आप एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस के बीच में। तो यहाँ पर आपको एक फिगर दी गई है, मैं आपको वो दिखा देती हूँ। देखिए एंडोसाइटोसिस जो बताया गया, आप देखिए इसको अच्छे से देखिएगा। एंडोसाइटोसिस में आपके टाइप दिखा दिए गए हैं। देखो एंडोसाइटोसिस में आपके टाइप बताए गए हैं, यहाँ पे फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, ठीक है। और यहाँ पे बता दिया गया है रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस, और ये आपके एक्सोसाइटोसिस के एग्जांपल है। अब देखो यहाँ पर देखिए फैगोसाइटोसिस में बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को जो है इंटेक किया जा रहा है, सॉलिड फॉर्म में होगा तो आपका फैगोसाइटोसिस होगा। सॉलिड पार्टिकल्स को इंटेक किया जा रहा है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है, तो ये होगा आपका फैगोसाइटोसिस, ठीक है। तो इसमें जो जिस आप सेल के पार्ट को यूज करते हैं वो है सूडोपोडियम, सूडोपोडिया प्रेजेंट होते हैं जैसे, उनको जैसे अमीबा भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उभरा हुआ पार्ट होता है। तो यहाँ पे सूडोपोडियम को यूज किया जाता है लार्ज पार्टिकल्स को एनगल्फ करने के लिए। और जब ये एनगल्फ हो जाता है, वेसिकल्स में चला जाता है, तो इस टाइम इसको बोलेंगे फैगोसोम या फूड वैक्यूल बोलते हैं। तो ये एक प्रोसेस होती है फैगोसोम्स, फैगोसाइटोसिस, जिसमें फैगोसोम बनता है जब सॉलिड पार्टिकल जो है आपके वेसिकल्स के अंदर चला जाता है सूडोपोडिया के थ्रू। और सेकंड जो टाइप है वो आपका पिनोसाइटोसिस है। पिनोसाइटोसिस में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर जो लिक्विड पोर्शन होता है उसकी एंट्री हो जाती है सेल मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और वेसिकल्स के अंदर ये चला जाता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म में जो आपके वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर यहाँ पर लिक्विड पार्ट चला जाता है। तो ये भी आपका एग्जाम्पल है
एंडोसाइटोसिस का। थर्ड जो एंडोसाइटोसिस होता है वो होता है रिसेप्टर मेडिएटेड, यानी यहाँ पर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। अब देखिए ये आपको दिखाई दे रहे हैं ग्रीन छोटे छोटे पार्ट, आपके रिसेप्टर्स हैं। अब ये रिसेप्टर्स का काम क्या होता है कि जो भी मॉलिक्यूल्स आप यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रहे होंगे आपकी बॉडी के अंदर, वो पहले आपके इन रिसेप्टर्स पर आकर अटैच होंगे और फिर ये रिसेप्टर जो है आपकी वेसिकल्स के अंदर चले जाते हैं और वहां पर जो आपको बनाता है कॉटेड वेसिकल्स। ठीक है, कॉटेड वेसिकल्स में कॉट प्रोटीन होते प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कॉटेड पिट बनी होगी यहाँ पे, पहले कॉटेड पिट जो है आपको रिसेप्टर के थ्रू, जो कॉटेड पिट के थ्रू जो है, देखो सेल मेम्ब्रेन में जो ये एक तरह से आपको नीचे की तरफ गड्ढा सा दिखाई दे रहा है ना, झुका हुआ सा पार्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये पिट जो आपको दिखाई दे रही है ना यहाँ पे, इसको कॉटेड पिट बोला गया है। और कॉट प्रोटीन जब ये अटैच होता है यहाँ पे, ठीक है, कॉटेड वेसिकल्स के अंदर, तो ये आपके जो बताए गए हैं एंडोसाइटोसिस है। तो आपको मेनली ये जो आपके नेम्स है ये याद रखना है, पैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस एंड रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। रिसेप्टर मेडिएटेड ये आपको इजीली याद रहेंगे क्योंकि आप पहले क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस को भी हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे सिर्फ रिसेप्टर को यूज किया जाता है, जिसके थ्रू जो मॉलिक्यूल्स है, जो सब्सटेंसेस है, रिसेप्टर्स की पर जाकर अटैच हो जाते हैं और फिर जाके वेसिकल्स में चले जाते हैं और उस टाइम उनको कॉटेड वेसिकल बोला जाता है। एक्सोसाइटोसिस की बात करें तो एक्सोसाइटोसिस में कॉन्स्टिट्यूटिव सिक्रेशन होता है और जो रेगुलेटेड सिक्रेशन होता है। और देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लेते हैं। एक्सोसाइटोसिस के अंदर देखिए एक्सोसाइटोसिस के अंदर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको दी गई है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, न्यूली सिंथेसाइज्ड मेम्ब्रेन एंड प्रोटीन्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से एक्सोसाइटोसिस से जो आपकी गोल्गी अपैरेटस होता है, गोल्गी अपैरेटस से धीरे धीरे आपके क्या वेसिकल्स बनते हैं। अब देखो यहाँ पे न्यूली सिंथेसाइज्ड मेम्ब्रेन एंड प्रोटीन, यहाँ पे जो मेम्ब्रेन होते हैं जो अभी अभी जो बने हैं गोल्गी अपैरेटस से, उनको आउट कर दिया जाता है इनके थ्रू। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू डायरेक्टली सिक्रेट कर दिया जाता है, उसको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूटिव सिक्रेशन। और अगर सेकंड की बात करें तो यहाँ पे जो है गोल्गी अपैरेटस से जो वेसिकल्स बनते हैं, वेसिकल जो है जाकर के आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं और तब फिर यहाँ पे फ्यूजन हो जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का और वेसिकल्स का। और उसके बाद जो है वेसिकल्स के अंदर जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं, सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, उनको रिलीज कर दिया जाता है एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड के अंदर। और इस टाइम पर यहाँ पर जो होता है आपका रेगुलेटेड सिक्रेशन होता है, कैल्शियम ट्रिगर्ड होता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये फिगर जो है अच्छे से समझ आ गया होगा। तो डिफरेंसेस अगर आपसे पूछ लिया जाए एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस के बीच में, तो आप इजीली बता पाएंगे। एंडोसाइटोसिस के 3 टाइप्स हैं, पैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस एंड रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। नेक्स्ट आपको दिया गया है दीज एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स आर वाइटल इन मेंटेनिंग आयनिक ग्रेडियंट। तो ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ये एक तरह से आयनिक ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं सेल के अंदर। न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन में इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एक्टिव ट्रांसपोर्ट हैं। एंड सिक्रेशन अक्रॉस एपिथेलियल लेयर, और अगर एपिथेलियल लेयर से हमें सिक्रेट करना होता है, कुछ वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना होता है तो एपिथेलियल लेयर से, तो उस टाइम पर भी जो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो काफी ज्यादा यूज होते हैं। एंश्योरिंग प्रॉपर बॉडीली फंक्शन एंड होम्योस्टेसिस, तो इसमें जो है एक तरह से प्रॉपर फंक्शनिंग अगर हमें करानी है सेल की, तो वहां पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है काफी ज्यादा एसेंशियल होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज वेरी मच एसेंशियल फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द सेल एंड द होम्योस्टेसिस। ठीक है, तो बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, हमारी बॉडी में जो होम्योस्टेसिस के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म ये हमारा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।